नमस्कार मित्रों, मैं हूं नितिन भानु और आपका चैनल एडवर्टेक्स पे स्वागत है। मित्रों, लास्ट लेक्चर में हमने इस सवाल पे ये छोड़ा था, तो जो बाद में देख रहे हो, जो लगातार देख रहे हैं उनके तो पता ही होगा, जो नहीं भी देख रहे हैं उनके लिए मैं एक बार ये क्वेश्चन बता दूं कि यहाँ पे सवाल क्या था कि दो हमारे पास गाड़ियाँ थी। ठीक है, दो हमारे पास गाड़ियाँ थी, एक नॉर्मल प्लेन पे था, ठीक है, नॉर्मल प्लेन एज इन धरती पे था, और दूसरा प्लेन ऐसा था जो कि आइडियल सिचुएशन था, 100% वो जो क्या है प्लेन था, कोई फ्रिक्शन नहीं था, कुछ भी नहीं था इस वाले पे। और इस वाले पर क्या था, फ्रिक्शन था, नॉर्मल अपना धरती जो रोड है वैसा कुछ था ये। ठीक है, दोनों ही केस में ये v1 की वेलोसिटी से मूव कर रही थी, ये भी v1 की वेलोसिटी से मूव कर रही थी। ठीक है, और जब एक्सलरेशन लगा इस पे तो ये v2 वेलोसिटी पे चली गई और ये v1 पे ही रह गई। ठीक है, एक्सलरेशन लगा एज इन एक्सलेटर दबाया है। ठीक है, गाड़ी के ओवरऑल एक्सलेटर नहीं कर रहे हैं, एक्सलेटर दबा रहे हैं। ठीक है ना, चलिए, तो अब सवाल ये था हमारे पास। ठीक है, इस सवाल को होमवर्क में मैंने बोला था आप एक बार सोच के देखिएगा, और उम्मीद है जो कंटिन्यूएशन में देख रहे होंगे उन्होंने कुछ सोचा भी होगा। तो पहला चीज़ हम ना, ये हमारा पहला सिचुएशन है और ये हमारा दूसरा सिचुएशन है। ठीक है, पहले सिचुएशन को हम मान के चलते हैं, राइट। पहले सिचुएशन में क्या है, तो पहला चीज़ तो ये कि ये जो चक्का जो है ना, ये चक्का रोटेट ही नहीं कर पा रही होगी। ठीक है, ये प्लेन पे मूव कर रहा है, बाकायदा प्लेन पे मूव कर रहा है, गाड़ी है, प्लेन पे चल रहा है, 100% प्लेन है, जो जीरो फ्रिक्शन है, गाड़ी इस पे चल रहा होगा, लेकिन ये चक्का मूव नहीं कर पा रहा होगा। ये जो गोल गोल चक्का रोटेट होता है ना, नहीं हो पा रहा होगा। क्यों नहीं हो पा रहा होगा? क्योंकि यहाँ पर ये जो है पूरी तरह से नीचे उसको प्लेन मिल रहा है और उसको फ्रिक्शन नहीं मिल रहा है चलने के लिए। चक्का चलने के लिए फ्रिक्शन ही चाहिए होता है ना। ठीक है, तो फ्रिक्शन को ऐसा आपने शायद पढ़ा भी हो 9th लेवल पे कि फ्रिक्शन को नेसेसरी इविल बोलते हैं। वो है तो भी दिक्कत है, वो ना हो तो भी दिक्कत है, वैसा कुछ। ठीक है, चलिए, तो होता क्या है कि इसमें जब हमने एक्सलरेशन लगाया इस वाले में, ये गाड़ी में बैठा हुआ था बंदा, तो ये चक्का क्या है, चक्का तो नचने लग जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी पहले एक इसको ना मैं थोड़ा और सिनेरियो को और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, पहला वाला केस है, उसके लिए हमारे पास एक प्लेन है, 100% ये प्लेन है, 100% जीरो फ्रिक्शन वाला जो प्लेन होता है, 100% प्लेन है, मतलब जीरो फ्रिक्शन है, उस पर एक गाड़ी खड़ी है। ठीक है, एक गाड़ी ये खड़ी है, क्या है ये, पहला केस स्टेशनरी है, स्टेशनरी। ठीक है, इसमें कोई बंदा बैठा हुआ है, उसने क्या किया कि भाई गाड़ी स्टार्ट किया और उसने एक्सलेटर पे पाँव डाला। अब एक्सलेटर पे पाँव डाला मतलब क्या है कि गाड़ी को आगे बढ़ना चाहिए, ये गाड़ी मूव नहीं करेगी। ठीक है, अब आप सोचिए क्यों, क्योंकि यही चीज़ हमको जो पहला अपना सिनेरियो है ये काम आने वाला है। और दूसरा केस क्या है कि एक गाड़ी v के वेलोसिटी से मूव कर रही है। ठीक है, तो बेसिकली जहाँ पर अगर फ्रिक्शन नहीं है, ये मूविंग बॉडी है, यहाँ पे मूविंग है। ठीक है, सिंस देयर इज़ नो फ्रिक्शन, तो यहाँ पर जो मूवमेंट होगा वो स्लाइडिंग मोशन होगा, रोलिंग मोशन नहीं होगा। जो चक्का है वो स्लाइड कर रही होगी, ये मूविंग हमने बता दिया, इसको v के वेलोसिटी से मान लेते मूव कर रहा है ये, तो ये जो मूव कर रहा होगा तो ये स्लाइडिंग मोशन होगा। स्लाइडिंग मोशन मतलब क्या होता है कि एक के ऊपर दूसरा मूव कर रहा होता है, जैसे आपने बर्फ़ के ऊपर बर्फ़ मूव करता हुआ देखा हो, या आपने वो स्केटिंग देखा होगा ना, वो जो पहाड़ों में वो करते हैं, तो उसमें क्या स्लाइडिंग मोशन है, रोलिंग कुछ नहीं हो रहा है ना उसमें। रोलिंग मोशन क्या है, अपना गाड़ी है, गाड़ी का चक्का रोल कर रहा है, या फिर टांगा है, या फिर कोई बॉल है, ये सब क्या रोलिंग मोशन है। स्लाइडिंग मोशन क्या है कि वो गोल नहीं घूम रहा है, वो बस उसके ऊपर स्लाइड कर रहा है, दैट इज स्लाइडिंग मोशन। ठीक है, तो जब 100% प्लेन होगा, जीरो फ्रिक्शन होगा, तो उस केस में रोलिंग मोशन नहीं होगा, उस केस में क्या होगा, स्लाइडिंग मोशन होगा। तो इस केस में v की वेलोसिटी से ये स्लाइडिंग मोशन था। अब जो ये पहला पार्ट था, ये जो पहला अपना सिनेरियो था, ठीक है, अभी इस पे आते हैं, जो हमारा सवाल था उस पर आते हैं। तो इस केस में क्या था कि ये जो स्टेशनरी गाड़ी थी उस पर जो बंदा बैठा हुआ है उसने क्या किया कि एक्सलेटर तो दबा दिया। अब इससे क्या होगा, एक्सलेटर क्या करती है, एक्सलेटर चक्का घुमाती है। एक्सलेटर का काम है चक्का घुमाना और ब्रेक का काम है चक्का को रोकना, है ना। एक्सलेटर का कभी काम नहीं है गाड़ी को मूव करना। ठीक है, जब भी आप देखे होंगे कि क्या बोलते हैं उसको, जब साफ़ करने के लिए गाड़ी को उठाते हैं तो उस पर एक्सलेटर दबाते हैं तो चक्का जो है वो आराम से मूव कर रहा होता है, गाड़ी थोड़ी ना चलता है। ठीक है, तो एक्सलेटर का काम है चक्का घुमाना और ब्रेक का काम है चक्का को रोकना। ठीक है, बाकी काम फ्रिक्शन का होता है। ठीक है, उस पर आते हैं, है ना। तो ये गाड़ी मूव नहीं किया, ऑल्दो इस पर एक्सलेटर लगा रहे हैं, फिर भी फोर्स इस पर अंदर से जनरेट हो रही है, फिर भी ये गाड़ी मूव नहीं करती है। और ये जो गाड़ी है वो v की वेलोसिटी से मूव कर रहा था, इसमें स्लाइडिंग मोशन बन रहा था, रोलिंग मोशन नहीं बन रहा था।
ठीक है। तो उस केस में अगर आप यहाँ भी एक्सलेटर दबाएंगे तो जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा था उसी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, ठीक है। तब यहाँ सवाल आता है कि भाई ऐसा क्या हो गया, मतलब, ठीक है। तो ये वाला केस है, ये सेकंड वाला जो केस था वो यही, इसी का तो ये है एलाबोरेशन है, मैंने यही तो सवाल में पूछा गया था, है ना, कि जब ये गाड़ी मूव कर रही है तो इसमें जब हम एक्सलेटर दबा रहे हैं तो ये गाड़ी और तेज़ नहीं हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आता है नेट एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। अब आप इसमें फ़र्ज कीजिए दोनों ही में आप सोच के देखिए कि पहला वाले केस में जब हमने एक्सलेटर दबाया तो एक्सटर्नल फोर्स बढ़ा या घटा, एक बार आप पॉज करके सोचिए। एक्सटर्नल फोर्स ना बढ़ा ना घटा, क्योंकि ये जो इंटरनल फोर्स था, माने एक्सलेरेशन करना, ये इंजन का जो पावर जनरेट करता है इंजन, दैट इज़ इंटरनल फोर्स, दैट इज़ नॉट एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो इंटरनल फोर्स अगर ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है उससे जो है मोशन पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है इस वाले केस में, ठीक है। इस वाले केस में सेम, हमने अगेन वो वी की वेलोसिटी चल रही थी, हमने एक्सलेटर दबा दिया और वी की वेलोसिटी वी ही की वेलोसिटी बनी हुई है, ठीक है। चक्का भले ही तेज़ घूम गया हो लेकिन यहाँ पर स्लाइडिंग मोशन चल रहा था। इससे हमको ये पता लगता है कि यहाँ भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। इंटरनल फोर्स इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सलरेशन ऑफ अ व्हीकल एंड इंटरनल फोर्स इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट ऑफ द व्हीकल, ठीक है। इंटरनल फोर्स कभी भी किसी भी गाड़ी को ना रोक सकती है ना उसको चला सकती है, ठीक है। उसके कंट्रोल में क्या है, उसका चक्का है अपना, बस चक्का को रोक सकती है, चक्का को चला सकती है, गाड़ी को ना वो चला सकती है ना वो रोक सकती है। तो सिंस देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स, जो एक्सटर्नल फोर्स की मैंने बात की कि एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर नहीं है, इसीलिए ये जो गाड़ियाँ हैं उसमें इस एक्सलेटर दबाने के बाद भी ये गाड़ी रुकी हुई थी तो रुकी हुई थी, चल रही थी वी के वेलोसिटी से तो अभी भी चल ही रही है वी के वेलोसिटी से, ठीक है। अब इसी में जब मैंने आपको बोला कि नेट एक्सटर्नल फोर्स की बात, तो यहाँ पर पहले वाले जो भी सिनेरियो हम लोग डिस्कस किए स्टेशनरी और मूविंग का, उसमें नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं था, इंटरनल फोर्स की बात कर रहे थे। तो अब मान लेते हैं क्या कि अंदर कोई नहीं है, क्या मान लेते हैं, अरे अंदर कोई नहीं है, अंदर कोई नहीं है तो उसके लिए पॉइंट इरेजर, बहुत बड़ा है पॉइंट इरेजर, छोटा करते हैं, ठीक है। अंदर अब इसमें कोई नहीं है, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे कि अब ये स्टेशनरी बॉडी था, अब इस पे हम ये फोर्स लगाते हैं F, ठीक है। ये फोर्स हम लगा दी F। अब बताइए अब ये गाड़ी मूव करना शुरू करेगा, नाउ दिस इज़ वेरी इजी, ये गाड़ी मूव करने लग जाएगा, ठीक है। कुछ एक वेलोसिटी से निकलेगा, मान लेते हैं वी मान लीजिए, वी माना हुआ है तो यहाँ पर V1 मान लेते हैं, ठीक है। F1 ही मान लेते हैं फोर्स का नाम, ठीक है। तो कि थोड़ा मतलब अलग सिनेरियो दिखे अपने को। तो अब बताइए कि F1 जब हमने इस पर फोर्स लगाया तो ये मूव करेगी, यस मूव करेगी, ये V1। और यहाँ पर अगर हमने F1 लगा दिया तो ये जो V था वो V2 के वेलोसिटी से चलने लग जाएगा। तो इससे ये कैसे हो गया, मैंने एक्सलेटर दबा रहे थे तब ये कोई मान ही नहीं था उस बात का, लेकिन बाहर से फोर्स लगा रहे हैं इस पर तो ये इसका वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है ना, V2 इज़ ग्रेटर देन V1, मैंने V ये हम अंडरस्टूड है ये बात कि फोर्स लगा रहा है तो वेलोसिटी बढ़ेगा, ठीक है। तो आप ये समझ पा रहे हैं। तो मतलब बेसिकली व्हाट वी आर सेइंग इज़ कि गाड़ी के मूवमेंट के लिए नेट एक्सटर्नल फोर्स इज़ द रिक्वायरमेंट, इंटरनल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। अब इसी चीज़ को, तो पहला वाला केस आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि ये गाड़ी जो है वो V1 की जगह V1 ही रहेगी, इंटरनल फोर्स जो हमने लगाया था वो इसको एक्सलेट नहीं कर पाया, ठीक है। देन व्हाट इज एक्सलेटिंग दिस केस, ठीक है। ठीक है, इस केस को कौन एक्सलरेट कर रहा है ये बताइए, ठीक है। यहाँ पे फ्रिक्शन है तो नॉर्मल ग्राउंड है मान के चल रहे हैं V2, ठीक है। तो ये पहला वाला सिनेरियो आपको इन दो के तो थ्रू समझ में आ गया होगा कि इंटरनल फोर्स जो है वो उसको स्पीड नहीं कर दे पा रही है, फोर्स उसमें जनरेट जो कर रहा है इंटरनली, दैट इज़ नॉट एबल टू एक्सलरेट द बॉडी, दैट इज़ नॉट एबल टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द बॉडी, राइट, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा है पहले वाले केस से। ये दोनों सिचुएशन हमने देख लिया स्टेशनरी और मूविंग के केस में, एक में एक्सलेटर दबा रहे थे दूसरे में फोर्स लगा रहे थे, तो ये पार्ट अपना क्लियर है। यहाँ से हमको ये पता चलता है कि वी नीड एक्सटर्नल फोर्स टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द बॉडी। अब हम यहाँ पर क्या हो रहा है, जब यहाँ फ्रिक्शन लगा हुआ है, ठीक है, तो ये स्पीड जब हम एक्सलेटर यहाँ पर दबा रहे हैं तो V1 से ये V2 हो रहा है, ऑब्वियसली V2 इज़ ग्रेटर देन V1,
ठीक है, v1 से जो नेक्स्ट मैंने बाद का वेलोसिटी है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या हो गया भाई, यहाँ पर तो अगेन वी आर इंटरनल फोर्स चल रहा है, यहाँ पे इंटरनल फोर्स इज एबल टू एक्सलरेट द बॉडी। ठीक है, तो यहीं पर ये गलती होता है हम लोग से समझने में कि हम लोग ग्राउंड पे चलते हैं तब हम एक्सलेटर दबाते हैं, गाड़ी की स्पीड बढ़ जाता है। प्रैक्टिकली वी सी दिस कि गाड़ी का एक्सलेटर आप दबाने से वो गाड़ी की स्पीड जो है वो थोड़ा तेज़ बढ़ जाता है। ठीक है, 120 150 जितना आप लेके जाए। ठीक है, बट व्हाट वी डोंट सी इट इज़ कि सेम काम अगर आप प्लेन पर करेंगे तो ये चीज़ नहीं हो पाता है। ठीक है, तो वहाँ पे पिक्चर में आता है कि इन दोनों केसेस में, फर्स्ट और सेकंड केस में क्या डिफरेंस है, एक ही डिफरेंस है, सिर्फ फ्रिक्शन। ठीक है, एक ही डिफरेंस है, सिर्फ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज नेसेसरी एविल। तो ये क्या करता है फ्रिक्शन महाराज जो है, द इंटरनल फोर्स दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द मशीन ऑफ द बॉडी। ठीक है, बॉडी का जो मशीन है वो जो फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, वो जो पावर जनरेट कर रहा है, ऑब्वियसली पावर जनरेट कर रहा है मतलब फोर्स प्रोड्यूस कर रहा होगा। ठीक है, तो वो जो पावर जनरेट कर रहा है, जो फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड टू फ्रिक्शनल फोर्स। और फ्रिक्शनल फोर्स वो चीज़ है जो इसको मूव कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो पावर जनरेट हो रहा था पहले वाले केस में, चूंकि फ्रिक्शन फोर्स नहीं था तो वो सीमित रह जा रहा था अपने आप में और वो कोई हरकत नहीं कर पा रहा था। लेकिन दूसरे केस में, जो ये अपना दूसरा सिनेरियो हम लोग यहाँ पे लिए हुए हैं, ठीक है, इस केस में क्या होता है कि जो पावर जनरेट करता है बॉडी, वो क्या करता है, फ्रिक्शन को धक्का मारने की कोशिश करता है। यहाँ पर धक्का मारने की कोशिश किया लेकिन वो फ्रिक्शन था ही नहीं। तो हवा में आप भांसते रहेंगे तो आपको चोट थोड़ी लगेगा, लेकिन कोई आदमी आगे खड़ा हो जाए उसको मारिए आप। ठीक है, तो उसको तो चोट लगेगा ही लगेगा, आपको भी चोट लगेगा, राइट। तो क्या होता है यहाँ पर कि ये जो रोटेशनल मोशन है चालू होता है यहाँ, ये फोर्स, इस चक्का ऐसे घूमेगा, इसको आगे जाना, चक्का ऐसे घूमेगा, थोड़ा इसको मैं बड़ा करके दिखाता हूँ। ये चक्का ऐसे घूमेगा, तो ये ज़मीन है अपना, तो ज़मीन के लिए, ज़मीन के हिसाब से चक्का किधर जाना चाह रहा है, पीछे जाना चाह रहा है। ठीक है, इसका फ्रिक्शन किधर लगेगा, आगे की ओर लगेगा। ठीक है, तो इस बॉडी पे नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है, इस बॉडी पे नेट एक्सटर्नल फोर्स इज फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, और कोई फोर्स नहीं है। ठीक, इस पूरे बॉडी पे नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है, फ्रिक्शन। नाउ दिस इज एक्सेलरेटर जो दबा रहा है वो इंटरनल फोर्स है, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। इंटरनल फोर्स क्या हो रहा है कि ग्राउंड के थ्रू वो फ्रिक्शनल फोर्स में कन्वर्ट हो रहा है। वो फ्रिक्शनल फोर्स क्या कर रहा है, इस गाड़ी को आगे लेके जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है, द एक्सलेरेशन ऑफ द कार कैन नॉट बी अकाउंटेड फॉर by any internal force. This might sound surprising, but it is true. The only conceivable external force along the road is the force of friction. It is the frictional force that accelerates the car as a whole. ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये पढ़ने में पहली बार आप पढ़ेंगे तभी लगेगा क्या बकवास रख लिखे हुआ है, बट कुछ भी है तो किताब है तो सही लिखा होगा, ऐसा मान के चलते हैं। ठीक है, चलिए ये पार्ट क्लियर हो गया आपको, या पढ़ के देखिए, आपको ये समझ में आएगा। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। आज काफ़ी ह्यूमिडिटी है। प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, ठीक है, ये फर्स्ट लॉ में प्रॉपर्टी है। मैं आपको डिफरेंस बता चुका हूँ कि इनर्शिया और फर्स्ट लॉ में कैसे डिफरेंस करते हैं। एक में फोर्स को जीरो मान के बाकी बात कहते हैं, और एक में बोलते हैं कि जो फोर्स है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो लॉ वाले केस में फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, और फोर्स को जहाँ पर जीरो बोल दिया दैट इज इनर्शिया वाला बात। तो इसमें एक ये आता है कि ये पढ़ के देखिएगा, बहुत सिंपल ही लिखा हुआ है, कुछ इसमें ये नहीं लिखा हुआ है। इसमें एक जो एग्जांपल बताया गया है, स्टैंडिंग इन अ स्टेशनरी बस एंड द ड्राइवर स्टार्ट्स द बस सडनली। ठीक है, तो यहाँ पर दो केसेस बनता है। ठीक है, थोड़ा मैं इसको स्पेस को बड़ा कर रहा हूँ। ठीक, यहाँ पे दो केस बनता है, तो हम लोग दोनों ही देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ना काफ़ी ज़रूरी है। पहला सिनेरियो है, दूसरा सिनेरियो है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, बस इसमें भी केस ए है, केस बी है। ठीक है, इसमें भी केस ए होगा और केस बी देखेंगे होता है नहीं होता है। तो आ जाइए पहले वाला देखते हैं, उसके बाद उसको देखेंगे। पहले वाले केस में क्या बोल रहा है कि बस जो है वो रुकी हुई है, बस जो है वो रुकी हुई है। तो ये दोनों के लिए ट्रू है कि बस दोनों के। इसमें क्या हो रहा है कि सडन मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, धक से मूवमेंट हो रहा है, इसमें स्लो मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, धीरे से गाड़ी उठा और एक झटके से उठा। एक होता है ना, नया नया ड्राइवर सीख के आता है, अभी भी आप लोग जैसे 11th में हैं तो आई थिंक 16, 17, 18 के होंगे। लीगली तो अलाउड नहीं है, बट
कुछ लोग होते हैं जो गाड़ी वगैरह सीख लेते हैं, ठीक है। तो गाड़ी से एक बात याद आया कि आप लोग चूँकि एडोलेसेंट हैं, समझना चाहिए आपको चीज़ें, ठीक है, कि रोड पे ना कभी रेस मत कीजिए, ठीक है। वो उस रेस को जीतने का ना कोई ये नहीं है, अनटिल अनलेस यू आर इन F1, वो सब जो नारायण कार्तिकेयन वगैरह ड्राइव करते हैं, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, ठीक है। बट अगर आप रोड पे चल रहे हैं और अगर आप एक गाड़ी से पीछे ही काफ़ी देर रह गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उससे, और आप उससे अगर आगे निकल भी गए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कौन सा आपको वर्ल्ड कप मिलना है, कौन सा लाख रुपये मिलना है ना। तो कभी भी आप ड्राइव करें, ड्राइव सेफ, रोड पे रेस कभी नहीं करें। जब मैं ये गाड़ी सीख रहा था तो मुझे किसी ने कहा था, एंड अल्टीमेटली वी फील, आप जब अभी 20s में जाएंगे तो आपको बहुत स्पीड पसंद आएगा, बट व्हेन यू इंटर इनटू 30s तो उसके बाद लगेगा कि अरे ठीक ही तो है, कौन सा इतना स्पीड में क्या रखा है। खैर जो भी, आ जाइए इस पर। तो इसमें क्या है कि एक सडन मूवमेंट होता है इधर की ओर और एक स्लो मूवमेंट होता है इधर की ओर। तो एक बंदा इसमें खड़ा है, ठीक है, एक बंदा इसमें खड़ा है, ठीक। अब सडन मूवमेंट के केस में क्या होगा, ठीक है। इसमें भी मैं 2 केसेस ले लेता हूँ। ये क्या है कि स्टेशनरी बस था, पहला केस में क्या था, स्टेशनरी बस था, ठीक है। एक सडन मूवमेंट होता है, एक स्लो मूवमेंट होता है। सडन में भी क्या है, 2 तरह का हो सकता है। 2 केस हम मान लेते हैं, इसको भी हटाइए अभी के लिए, ये हमारे अभी पहले स्टेशनरी वाला पार्ट देखते हैं, फिर मूविंग वाला पार्ट देखेंगे। अगर स्टेशनरी समझ में आ गया तो मूविंग तो फिर उसे आप मतलब रिलेट कर सकते हैं, कोई बहुत टफ नहीं है। और दूसरा ये है एक, ठीक है। अब क्या है ना कि इधर की ओर, अब यहाँ पे क्या है कि ये जो सरफेस है, दिस इज़ फ्रिक्शन लेस। इस वाले सरफेस में मैं ब्लू जो बना रहा हूँ, इस पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, इस पर कोई फ्रिक्शन नहीं है। आप बस खड़े हैं यहाँ पर, मतलब आप खड़े रह नहीं पाएंगे क्योंकि ह्यूमन बॉडी है जो वो हम थोड़ा ना थोड़ा हिलता ही रहता है, और फ्रिक्शन जो है उसको अपने को ज़मीन पर खड़े होकर के बैलेंस करने में फ्रिक्शन बहुत हेल्प करता है, राइट। और अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम ज़मीन पे खड़े भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमारा बॉडी जो है शेक करता है, जो हमको पता नहीं चलता ऑब्वियसली, बट शेक करता है, धड़कनें चलती हैं तो शेक करता है। तो जैसे ही शेक करेगा तो आप थोड़ा सा हिलेंगे डुलेंगे तो फ्रिक्शन जो बैलेंस कर रहा था वो नहीं होने से आप धम से गिरेंगे, ठीक है। चलिए, बट मान लेते हैं एक आइडियल केस मान लेते हैं, ये रियल लाइफ केस है और ये आइडियल केस है। तो इसमें क्या हो रहा है कि फ्रिक्शन लेस है ये, ठीक है। इसमें भी मान लेते हैं वही सेम केस, इसमें भी वही केस मान लेते हैं। अरे यार, छुप तो नहीं गया, नहीं छुपा, ठीक है। इसमें भी क्या है, फ्रिक्शन लेस है। अब ये स्पीड के लिए मैं बता रहा हूँ ना, ये मतलब एरो उसके लिए नहीं है, ठीक है। एक बंदा यहाँ पे खड़ा है। अब क्या होता है ना कि जब सडन मूवमेंट होता है तो पहला इसको देख लीजिए, आइडियल केस में देख लीजिए। पहले सडन मूवमेंट होगा तो क्या होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन है, ये गाड़ी जो है वो मूव कर रही है, वो फ्रिक्शन है यहाँ पे कोई ये मतलब नहीं है इस चीज़ का कि फ्रिक्शन नहीं है। यहाँ पर फ्रिक्शन है, यानी कि ये रोलिंग वाला होगा, ठीक है। फ्रिक्शन नहीं होता तो फिर वो स्लाइडिंग में चेंज हो जाता, ठीक है। तो ये रोलिंग वाला यहाँ, लेकिन यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। जहाँ पर ये आदमी खड़ा है बस के ऊपर, उस पर फ्रिक्शन नहीं है, आइडियल केस है, मान के चलिए, ठीक है। अब इस बहस में नहीं पढ़ेंगे कि नहीं हो सकता ऐसा, ठीक है ना। तो ये आगे की ओर बढ़ता है, ठीक। अब इस केस में आप सोच करके देखिए क्या होगा, इस केस में आप सोच करके देखिए क्या होगा। 1 मिनट पॉज कीजिए, सोचिए कि क्या हो सकता है। दोनों ही केस में सोचिए, सडन में भी सोचिए और इसमें भी सोचिए, स्लो मोशन में भी सोचिए। अब देखेंगे कि दोनों ही केस में ये बॉडी जो है ये सीधा का सीधा यहीं खड़ा रहेगा और बस इसके नीचे से आगे की ओर बढ़ जाएगा। मतलब ये अभी कुछ ऐसा दिख रहा था, अभी थोड़ी देर बाद कुछ आपको ऐसा दिखता, ठीक है। और अल्टीमेटली आप बस के पीछे वाले हिस्सा जो होगा उसे टकरा जाएंगे, और वो हिस्सा है ही नहीं, ट्रक की तरह खुला हुआ है, तो आप बाहर फेंका जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर लगा कि भाई फ्रिक्शन जरूरी था इस पर चलने के लिए, ठीक है। एक्चुअली ये होगा कि ये एकदम आदमी सीधा रहेगा, इस पर एक भी झटका नहीं लगेगा। ये बस खड़ा है इस पर, ठीक है, ये खड़ा है, इसके नीचे से बस निकल के चली जाएगी, ये पीछे टकरा जाएगा, लेकिन टकराने से पहले तक इसको जो बस का इनिशियल होता है ना, अपन ट्रेन में बैठे होते हैं, अचानक ढक से खुलता है, या इंजन चेंज करके लगाता है तो ढक से पीछे की ओर लगता है। बस में भी आप फील किए होंगे कि अचानक से ब्रेक लगा दिया या अचानक से स्टार्ट कर दिया तो आगे की ओर बेंड हो जाते हैं या पीछे की ओर बेंड हो जाते हैं, जो भी होता है,
ठीक है, तो वो इसके साथ कुछ भी नहीं होगा, इसको फील भी नहीं होगा कि इसके नीचे से बस निकल के जा रही है, इसको एक झटका तक नहीं रहेगा, इतना सा भी महसूस, आंख बंद किया रहेगा ना, इसको पता भी नहीं चलेगा कि वो बस मूव करना शुरू कर दी है। दोनों ही केसेस में, स्लो हो या सडन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इतना क्लियर है? क्यों ऐसा होगा? इनर्शिया, फोर्स तो इस पे लगा, इस पे तो फोर्स लगा बॉडी पे, तो ये मूव किया, लेकिन इस बॉडी पे, ये जो आदमी खड़ा था इस बॉडी पे फोर्स नहीं लगा। अब इनर्शिया का डेफिनेशन याद कीजिए, अगर कोई भी किसी बॉडी पे फोर्स नहीं लग रहा है तो वो अगर स्टेशनरी है तो वो रुका ही हुआ रहेगा, ये रुका ही हुआ रहेगा, बस निकल गई। वो गाना था ना, मैं ठहरा रहा जमी चलने लगी, वही है ये चीज़। ठीक है, वो ठहरा हुआ रह जाएगा, जमी चलते रह जाएगा, कुछ देर बाद फिर आएगा, ढंग से लगेगा, पता चलेगा कि भाई गड़बड़ हो गया। तो दोनों ही केस में ये चीज़ होगा। ठीक, ये आइडियल केस था। अब आ जाइए रियल लाइफ केस पे। इस केस में क्या होगा? जब सडन ये मारेगा, ठीक है, ये क्यों नहीं हुआ उस पर आते हैं। अभी ये जो पार्ट अभी देख रहे हैं इसमें ये आपको पता चल जाएगा कि उस पर क्यों नहीं फोर्स गया। ठीक है, फोर्स को कहीं से, फोर्स को ट्रांसफ़र होने के लिए एक मीडियम चाहिए। व्हाट इज़ द मीडियम? इंटरनल फोर्स को आपका एक्सेलरेशन में तब्दील होने के लिए, इंटरनल, अभी जो गाड़ी वाला बात किया था ना उससे पहले, इंटरनल फोर्स को एक्सेलरेशन में तब्दील होने के लिए नेट एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए। अब इंटरनल फोर्स को नेट एक्सटर्नल फोर्स बनना पड़ेगा, उसके लिए कोई मीडियम होना चाहिए। कौन था मीडियम? एक ही भाई साहब थे, फ्रिक्शन। ठीक है, यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है तो इस जो बस में जो फोर्स जनरेट किया होगा, यहाँ पर तो फ्रिक्शन लगा, नीचे फ्रिक्शन लगा, तो इस पर तो आ गया, ये आगे बढ़ा। लेकिन ये यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं होने की वजह से इसके अंदर जो फोर्स था वो इसमें कन्वर्ट नहीं हुआ, और आदमी खड़ा का खड़ा रह जाएगा और गाना गाता हुआ मिलेगा शाहरुख खान की तरह, मैं ठहरा रहा जमीन चलने लगी। इस केस में क्या होगा? इस केस में हम देखेंगे कि यहाँ पर फ्रिक्शन है, इसके पैरों के पास फ्रिक्शन है, अगेन द सेम, यहाँ भी फ्रिक्शन है, ये रोलिंग मोशन चालू करेगा, ये फोर्स इधर की ओर लगेगा। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो है ये इनर्शिया है, मतलब अभी क्या है, इस बॉडी, इस आदमी के बॉडी पे फोर्स जो है वो जीरो है। ठीक है, इस आदमी की बॉडी पे फोर्स जीरो है और इस गाड़ी में फोर्स है, तो ये फोर्स जो है ये फ्रिक्शन के थ्रू इसमें जाएगा। ये जो है मतलब इस गाड़ी का जो फोर्स है वो क्या करेगा? फ्रिक्शन के थ्रू इसमें जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि ये क्या करेगा, कैसे जाएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, होगा क्या कि जैसे ही ये गाड़ी आगे मूव करने जाएगा तो इसके पैरों के नीचे, इसके पैरों के नीचे से बस आगे की ओर मूव करना चाहेगा, इसके पैर के नीचे से बस आगे की ओर मूव करना चाहेगा, तो इसका पैर क्या करेगा? पीछे की ओर फ्रिक्शन लगाएगा। ठीक है, ये पैर है, पहले वाले केस में फ्रिक्शन नहीं था, पहले वाले केस में फ्रिक्शन नहीं था, तो ये मान लीजिए ये प्लेग है, तलवा है ये पीछे का, और ये बस था। ठीक है, ये ऐसे स्लाइड करके निकल गई, यहाँ फ्रिक्शन नहीं था, निकल गई स्लाइड करके। ठीक है, दूसरे केस में क्या है? फ्रिक्शन है, तो ये बस क्या चाह रहा है कि हम आगे बढ़ें, है ना, नीचे वाला बस है तो बस का फ्लोर है तो वो चाह रहा है हम आगे बढ़ें, तो ये जो है इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसका मोशन इधर की ओर जा रहा है, तो इस पर फ्रिक्शन किधर की ओर लगेगा? इधर की ओर लगेगा, अपोज करेगा ना मोशन को। इनर्शिया क्या करता है? अपोज करता है मोशन को। ठीक है, तो वो क्या करेगा? आप ऐसा सोच के देखिए ना, ऐसा मूवमेंट हो रहा है, ये इसको इधर की ओर ले जाना चाह रहा है, ये जो नीचे वाला बस है ये इधर की ओर ले जाना चाह रहा है, तो इसका टेंडेंसी होगा वो पीछे की ओर फ्रिक्शन। तो आदमी क्या होगा कि आदमी पर, एक सेकंड, होगा क्या कि, कहाँ गया ये जूता? देखिए आप, ये जूता है, मान लेते हैं ये जूता है, ये बस का फ्लोर है। ठीक है, बस का फ्लोर किधर मूव कर रही है? सीधा सीधी, हम चुप तो नहीं है, नहीं, ये बस का फ्लोर है, ये आगे की ओर मूव करेगी। ठीक है, मूवमेंट इधर है, तो फ्रिक्शन बस के फ्लोर पर फ्रिक्शन किधर होगा? इधर की ओर फ्रिक्शन। अब इस पर फ्रिक्शन अगर इधर की ओर है तो इस पर फ्रिक्शन आगे की ओर होगा, यानी कि इसका टेंडेंसी पीछे की ओर होगा मूव करने का। ठीक है, आप ये समझ रहे हैं? मूवमेंट किस में शुरू हुआ है? मूवमेंट बस के फ्लोर में। अभी मैं जो बता रहा था उसमें मतलब वो छोटा सा जगह था, उसमें कन्फ्यूजन जैसा हो रहा था। ठीक है, वो बताते कि ऐसा क्या होता है ना कि अपने को भी कन्फ्यूजन होने लग जाता है कभी कभी। ठीक है, बट अल्टीमेटली ये चीज़ है कि मेरा काम है आपको सही से मतलब बताना। तो जो भी हुआ हो आप इसको देखिए, आपको यहाँ समझ में आ जाएगा। होता क्या है कि ना कि ये जो अपना बस है, बस का फ्लोर है, ये बस का फ्लोर है, ये फ्लोर की मूवमेंट किधर है? इधर की ओर, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं।
जिस चीज़ का जिधर मूवमेंट होगा उस पर फ्रिक्शन उसके अपोजिट में लगेगा। चक्के पर क्या था, चक्का जो हमने देखा था, चक्का इधर मूव कर रहा था तो फ्रिक्शन इस पर आगे की ओर लग रहा था। तो ऑब्वियसली इसका बस का मूवमेंट इधर की ओर है तो फ्रिक्शन का मूवमेंट इधर की ओर होगा, माने फ्रिक्शन इधर की ओर लगेगा, मूवमेंट नहीं, फ्रिक्शन इधर की ओर लगेगा। अब इसके कॉन्टैक्ट में जो बॉडी होगा उस पर फ्रिक्शन आगे की ओर लगेगा, ठीक है। और इसका मूवमेंट की टेंडेंसी मतलब पीछे की ओर होगा। फ्रिक्शन डायरेक्शन में तो मूवमेंट होता नहीं है, फ्रिक्शन के अपोजिट में मूवमेंट होता है, तभी तो फ्रिक्शन को बोलते हैं अपोजिंग फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो अगर क्या होगा कि अगर स्लो बस मूवमेंट हो, स्लो हो रहा है, तो इसको बॉडी को आप दो पार्ट में बांट लीजिए, बॉडी को आप दो पार्ट में बांट लीजिए, ठीक है ना। कि ये लंबा आदमी है ना, तो नीचे का जो है वो फ्रिक्शन से रिलेटेड है, ऊपर वाला क्या है कि उस पर धीरे धीरे पहुंचेगा। तो अगर ये स्लोली अगर बस मूव करती है तो फ्रिक्शन किधर लग रहा है, इधर की ओर, और गाड़ी भी किधर खो रहा है, मैंने गाड़ी का डायरेक्शन और जूते में फ्रिक्शन का डायरेक्शन दोनों एक ही दिशा में है। मतलब कि अगर स्लो मूव होता है तो आदमी का जो नीचे वाला पोर्शन है शरीर का, जो ये पैर है, वो इसका इधर की ओर मूव करने लगेगा। नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है, क्या है इस पर, इस आदमी के पैर पे नेट एक्सटर्नल फोर्स आगे की दिशा में है। तो अगर स्लो मूवमेंट होता है तो ये भी साथ में मूव करता हुआ चला जाएगा। पैर आदमी को कुछ नहीं ज़्यादा मैंने फील आएगा कि झटका लग रहा है एक, ठीक है, और वो आदमी आगे की ओर बस के साथ बढ़ता हुआ चला जाएगा। नाउ इफ देयर इज सडन फोर्स, मैंने सडन एक्सलेशन आपने किया, बस रुका हुआ था, अचानक से उसने एक्सलेटर दाब दिया, ठीक है, उसमें क्या होगा, उस केस में ये होगा, ये नीचे वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं ना, कमर से नीचे वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं, यहाँ भी वही बात की है और यहाँ भी यही कर रहे हैं, ऊपर वाले के लिए आते हैं उस पर। तो इस केस में क्या होगा, सॉरी इस वाले सडन वाले केस में, कि जैसे ही इधर की ओर लगेगा तो फ्रिक्शन तो लगेगा आगे की ओर, लेकिन इतना सडन था कि जब तक ये जो मोशन शुरू होगा, ये फ्रिक्शन यहाँ जनरेट होगा, ये फ्रिक्शन यहाँ पहुँचेगा, ठीक है, उतने से पहले क्या हो जाता है ना कि इनर्शिया क्या करता है, इसको रोके रह जाता है और ये बस क्या है आगे की ओर भागने लग जाता है। और वो आदमी को चूँकि फ्रिक्शन है, ऑब्वियसली फ्रिक्शन तो तुरंत पहुँचेगा ही उसके पास, लेकिन वो फ्रिक्शन क्या करेगा उसको कि आदमी को मतलब ऑलमोस्ट गिरने पर छोड़ देगा, ठीक है। ऐसा आप खड़े होकर देखे होंगे कभी, अगर बस में कभी आपने ट्रैवल किया हो कि भाई मैं खड़ा हूँ, इसलिए बोलते हैं ऊपर पकड़ के खड़े रहो, है ना। या मेट्रो में भी अगर आप कोई दिल्ली के हों, अगर कहीं अपने मेट्रो पर भी चढ़े हों, ठीक है, या ट्रेन पे भी चढ़े हों, तो जैसे ये लगता है ना कि क्या होता है कि अपना बॉडी क्या था, बॉडी इनर्शिया में था, इस पर तो कोई फोर्स था नहीं, इस पर फोर्स आएगा किधर से आएगा, फ्रिक्शन से आएगा। गाड़ी में जो ट्रेन में जो फोर्स इंटरनल फोर्स डेवलप हुआ है वो हमारे बॉडी में के शूज़ में जो ट्रांसफ़र होगा तो उसमें कुछ चुटकी भर का सेकंड लगेगा जो उसको पीछे गिरने से रोकेगा। लेकिन वो इतना सडन अगर ये हो जाता है, सडन अगर वो खुल जाता है, बहुत सडन खुलता है, तो जब तक वो फ्रिक्शन पहुंचेगा हमारे पैरों में कि पैर को रोक सके, उससे पहले ही झटका लग जाता है हमको और हम पीछे गिरने को हो जाते हैं। कभी कभी गिर भी जाते हैं, नहीं भी गिरते हैं, लेकिन गिरने को हो जाते हैं। तो उम्मीद है इससे आपको ये पैर का मूवमेंट, कमर से नीचे का मूवमेंट फील समझ में आ गया होगा, ठीक है। कि गाड़ी अगर स्लो है तो गाड़ी अगर स्पीड मैंने जीरो से स्पीड उसका बढ़ना चालू हुआ या जीरो से एक्सलेशन उसका चालू हुआ जीरो वेलोसिटी से, और उसका जैसे स्पीड चालू हुआ, स्लो स्पीड चालू हुआ है, तो उतना टाइम उसको मिल जाता है फ्रिक्शन को, मैंने इंटरनल फोर्स जो उसका फ्रिक्शन के थ्रू हमारे पैर में आया है उसको इतना टाइम मिल जाता है कि फ्रिक्शन जनरेट हो गया और आपको गिरने से बचा लेता है। ये स्लो की बात थी। जब सडन होता है, जो पहला जो ऊपर वाला केस था, सडन वाला केस था, उस केस में क्या होता है कि वो इतना सडन होता है कि उसका जो फ्रिक्शन है जब तक उसको रोकेगा उसके पैर को गिरने से, उससे पहले ही उसका पैर जो है वो इनर्शिया के कारण गिर गया होता है। इनर्शिया क्या होता है, टेंडेंसी होता है कि रुका हुआ है तो रुका हुआ रहेगा, तो रुका हुआ था तो वो गिरने को आ जाता है क्योंकि नीचे वाला जो ज़मीन है वो घिसक चुका है उसके नीचे से, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं कि कभी भी आप अगर ड्राइव करें ना तो इनिशियल जो स्पीड रखें उसको स्लोली मूव करें, उससे क्या होगा पीछे वालों को या कोई भी जो भी बैठा हुआ है गाड़ी में, बस में या ट्रेन में, उसको झटका नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये सडन वाला केस हो गया। अब सडन वाला केस में क्या हो गया, पैरों का हमने देख लिया। अब क्या था कि इंजन का जो फोर्स था वो फ्रिक्शन के थ्रू हमारे लेग्स, कमर तक तो आ गया, लेग्स तक आ गया, लेग्स से कमर पहुंचा। अब ये जो पैरों में जो फ्रिक्शन का फोर्स आया है, जो इंजन का फोर्स फ्रिक्शन फोर्स बन के पैर में पहुंचा है, अब वो बॉडी में ट्रांसफ़र किसके होगा, मस्कुलर फोर्स के वजह से होगा। हमारे अंदर की हड्डियाँ हैं जो हमारे दिमाग जो कंट्रोल करता है, जो हमारा सेरिब्रम जो कंट्रोल करता है चीज़ों को, स्पाइनल कॉर्ड जो कंट्रोल करता है चीज़ों को, तो वहाँ तक जब हमको मैसेज जाएगा तब जाके ये अपने को समझ में आएगा कि भाई ज़मीन खिसक चुकी है, शरीर अपना संभालो, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स जो ये था, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ट्रेन का जो इंटरनल फोर्स था वो फ्रिक्शन फोर्स के थ्रू हमारे पैरों में आया जो हमको गिरने से रोक रहा था, ठीक है।
अब उसके बाद फ्रिक्शन फोर्स तो अब खत्म हो गया, एक बार पैर में घुस गया वो फोर्स तो खत्म हो गया, उसके बाद मतलब उसकी बात खत्म हो गई, वो फोर्स नहीं खत्म हुआ, बात खत्म हो गई। अब वो शरीर के ऊपर वाले हिस्से में, जो चेस्ट हो गया, फेस हो गया, इस वाले हिस्से में जब वो फोर्स का समझ में आना है तो उसके लिए मस्कुलर फोर्स काम आता है। ठीक है, तो पहले वाले केस में क्या होगा कि इतना टाइम उसको मिल गया कि इंजन का जो ये पावर था वो फ्रिक्शनल फोर्स बन के पैर में पहुंचा, और आपके शरीर में भी उस तुरंत सडन से आपको शरीर में भी ये नॉलेज चला गया कि यार वो नीचे जमीन से नीचे घिसक रहा है, और आप अपने आप को संभाल लेते हैं, आप नहीं गिरते हैं पीछे। थोड़ा सा हल्का सा झटका लगता है, हल्का बहुत हल्का झटका लगता है आपको। ठीक है, लेकिन अगर सडन होता है ना तो ऐसा हो जाता है कि पैर आपका थोड़ा थोड़ा रुका हुआ जैसा रह जाता है और आप ऑलमोस्ट पीछे की ओर गिरने लग जाते हैं, ऑलमोस्ट, नॉट कभी हो सकता है गिर भी गए हों आप। ठीक है ना, तो आपको ये यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि जो मूवमेंट है, फोर्स का जो ट्रांसफ़र है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में के लिए, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो वो डिपेंड करता है कि कौन डोमिनेटिंग है, यहाँ पर इनर्शिया हावी हो रहा है या नहीं, हमारा जो फोर्स का जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो तेज़ी से हो रहा है। ठीक है, आप इस लॉजिक को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है मित्रों, तो मेरे ख्याल से अब ये पार्ट क्लियर होगा कि जैसे इसमें क्या होगा, हम इन सारे केसेस को हटा देते हैं और फिर से मैं एक लास्ट वाले पार्ट को, क्योंकि स्लो वाला समझना आसान है, जो अपना ये वाला सडन वाला सेक्शन है ना वो थोड़ा सा मेरे को ये लग जाता है, मतलब कि कंफ्यूजिंग टाइप का। तो इसको मैं एक बार और बताता हूँ आपको, और फिर हम लोग वी कैन मूव। चक्का ही रह गया, बाकी उड़ गया। ठीक है, ये बंदा यहाँ खड़ा है और इस पर सडन मूवमेंट होता है। तो सडन मूवमेंट में क्या हुआ, ठीक है, बहुत सडन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सडन है, तो क्या होगा, जब तक ये फ्रिक्शन फोर्स इस जूते में कन्वर्ट होगा तब तक वो जूता है वो इनर्शिया के कारण उखड़ के गिर गया होगा। ठीक है, थोड़ा उसे मतलब सडन, उतना सडन नहीं, थोड़ा सा कम सडन करते हैं, उससे क्या होगा कि जूता तो रुक गया लेकिन ऊपर वाले दिमाग तक नहीं पहुंच पाए, तो हमको क्या होता है कि देखेंगे कि हम जैसे ऐसे बस पकड़े खड़े हैं ना, ऐसा रोड होता है बस में, उसको ऐसे पकड़े खड़े होते हैं और देखेंगे पैर वहीं टिका हुआ है, अपने खुद हम पीछे थोड़े चले जाते हैं। ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? ऐसा होता है, या आप ऊपर पकड़ के खड़े हैं और अचानक से उसने बस को उठाया तो पैर वहीं रह जाएगा, ऊपर हो जाएगा। तो वो इतना सडन नहीं था कि आपको पैर को भी उखाड़ दे, नहीं तो उससे भी ज़्यादा सडन होता तो आपको पैर को उखाड़ के आपको गिरा देता। इसलिए ऊपर में पकड़ने के लिए इसलिए दिया जाता है कि कभी भी बस अचानक से उठे या बस अचानक से रुके तो यू कैन मैनेज योर बॉडी। ठीक है, तो समझ में आ गया। सडन भी बहुत तरह का सडन होता है ना, मतलब कितना तेज ही है, मतलब एक बार ही में ही पूरा एक्सीलेटर दबा दिया तब तो पैर उखड़ के ही फेंकाएगा। थोड़ा सा सडन उससे कम है तो पैर वहीं रुका रह जाएगा, लेकिन आपका ऊपर का शरीर में चूंकि वो फोर्स ट्रांसफर नहीं हो पाया है तो आपका ऊपर का शरीर हल्का सा पीछे की ओर चला जाता है। और स्लो वाले केस में आपको हल्का सा झटका लगता है बट योर शरीर डोंट मूव। ठीक है, चलिए ये पोर्शन क्लियर हुआ। मुझे लगा नहीं था कि इतना मुझे टाइम लगेगा इसको बताने में, बट ठीक है, जिनको मतलब समझ में आ गया वो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके आगे बढ़ के भी देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये स्टेशनरी वाला केस था। अब इसके बाद दूसरा जो केस था अपना वो कौन सा था, मोशन वाला था। अब चूंकि हम लोग ये पढ़ चुके हैं तो अब हम लोग ज़्यादा इसमें ये नहीं डालेंगे। पहला केस क्या था, एक गाड़ी पहले से ही चल रही है, ठीक है, सडन ब्रेक, सडन ब्रेक। ठीक है, अब ये चलिए ऑलरेडी मोशन में है तो आइडियल केस नहीं लेते हैं, नॉर्मल केस से ही चलते हैं। दूसरा क्या था, स्लो ब्रेकिंग, स्लो ब्रेकिंग। अब मैंने ब्रेक नहीं लिखा है बट आप समझ लीजिए कि ब्रेकिंग की ही बात हो रही है यहाँ पर। आगे हाँ, ठीक है, सडन ब्रेकिंग एंड स्लो ब्रेकिंग। अब इसमें क्या होगा ना कि आदमी यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, इस बॉडी की स्पीड वेलोसिटी v से मूव कर रही है, तो ये अगर सीधा सीधी खड़ा है मतलब इसके अंदर भी v की वेलोसिटी है, इसके अंदर भी v की वेलोसिटी है। ठीक है, अगेन इनर्शिया वाला फैक्टर, कौन सा फैक्टर, इनर्शिया वाला, कि अगर बॉडी मूवमेंट में है तो वो मूवमेंट में ही रहेगी जब तक उस पर फोर्स अप्लाई नहीं होता। फर्स्ट लॉ। तो होगा क्या, इस पर अब सडन से ब्रेक लगाया उसने, सडनली ब्रेक लगाया तो इससे क्या होगा कि अब ब्रेक जो लगाया वो क्या हो गया, ब्रेक जो है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन है बेसिकली, माइनस है। ठीक है, इस पे जो फोर्स लगा होगा उल्टा डायरेक्शन लगा होगा। ब्रेक मतलब क्या होता है, फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन। ब्रेक का काम होता है चक्का रोकना, बट फोर्स क्या है, अपोजिट डायरेक्शन लग रहा है बॉडी पे।
ठीक है, तो फोर्स क्या लग रहा है इधर, अपोजिट डायरेक्शन, इस पर भी फोर्स लग रहा है, इस पर भी फोर्स लग रहा है, इस पर सडन फोर्स लग रहा है, इस पर धीरे धीरे स्लो कर रहे हैं। मतलब ऐसा होता है ना कि 50 से 60, 70 से 60, सॉरी 70 से 60, 50, 40, 30 ऐसे करके धीरे धीरे स्टॉप कर रहा है, दैट इज स्लो ब्रेकिंग। एंड फास्ट ब्रेकिंग में 70 से सीधा 20 पे आ गया, दैट इज फास्ट ब्रेकिंग। तो इसमें क्या होगा, झटका लगेगा। इसमें क्या होगा कि इस पर जो फोर्स है ये इधर की ओर है, इसके पैर, ठीक है, अब ये इस पर फोर्स इधर की ओर लगा, पहले तो गाड़ी पे फोर्स पीछे की ओर लगा, पहले गाड़ी पे फोर्स पीछे की ओर लगा, ठीक है, गाड़ी पर फोर्स पीछे की ओर लगा तो गाड़ी तो रुकने के लिए आ गया, लेकिन इस पे तो अपने ब्रेक नहीं लगाया आदमी पे, आदमी तो मोशन में है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि इस पे जो इनर्शिया इसको क्या करेगा कि आगे की ओर ले जाने का इसको टेंडेंसी होगा, आगे की ओर ले जाने का टेंडेंसी नहीं होगा, रुके रहने का टेंडेंसी होगा, और इसका अपोजिट डायरेक्शन होगा तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं। तो स्लो ब्रेकिंग में क्या होगा कि ये फोर्स जो पीछे की ओर लगी है वो इतना स्लो होगा कि ये आराम से इसको पता चल जाएगा कि ब्रेक लग रहा है, और वो हल्का हल्का ही झुकेगा, बिल बहुत हल्का हल्का झुकेगा, ज़्यादा कुछ नहीं पता चलेगा उसको। या हो सकता है कि वो अपना मस्कुलर फोर्स मैंने फ्रिक्शन के थ्रू मस्कुलर फोर्स में पहुंचेगा और उसको समझ में आ जाएगा कि भैया हम मतलब अभी गाड़ी रुक रही है तो हम अपने बॉडी को संभाल लें। सडन ब्रेकिंग में क्या होता है, बहुत सडन ब्रेकिंग, जैसे अब एक्सीडेंट वगैरह का सिनेरियो बनता है या कुछ होता है, तो उस केस में क्या होता है कि बहुत सडन फोर्स पीछे की ओर लगता है, ठीक है। आपकी बॉडी पे जो फोर्स आ रहा था पहले फ्रिक्शन के थ्रू वो आगे की ओर आ रहा था, ठीक, एक्सेलरेशन था आगे की ओर, अभी ब्रेक मारा तो वो फोर्स पीछे की ओर आया। अब ये फोर्स, आगे वाली फोर्स कन्वर्ट होकर पीछे वाली फोर्स, और फिर वो फ्रिक्शन के थ्रू हमारे पैरों में आएगा, पैरों से हमारे बॉडी में आएगा, ठीक है, मस्कुलर फोर्स के थ्रू। तो जब ये प्रोसेस जब तक होगा, अगर उससे ज़्यादा तेज़ है तो आदमी उठ के फेंका जाएगा। कभी आपने देखा होगा कि जैसे बाइक चला रहा होता है, टकराता है और बाइक जो है तो वहीं गिर जाता है, आदमी निकल के बाहर फेंका जाता है। ऐसा देखा है ना आपने, एक रोड एक्सीडेंट वगैरह में देखा हो, ठीक है। या फिर कार भी, अगर कार में है या बस में है तो अगर अचानक से ब्रेक मारता है तो धम, तो वो इतना अचानक नहीं होता जिससे अचानक की हम, जिस सडन की हम बात कर रहे हैं, जिस अचानक की हम बात कर रहे हैं उतना अचानक बस में ब्रेक नहीं लगता है। लेकिन जब कभी भी एक्सीडेंट का टाइम आ गया, अचानक से कोई आदमी आ गया बीच में, तो वो ड्राइवर क्या करेगा, उसका तो सीधा दिमाग में यही क्लिक करेगा कि ब्रेक दाबो, तो वो बहुत ज़्यादा सडन में जाएगा और आपको फील आएगा कि आपके आगे वाला सीट में आपको सर टकरा रहा है, ठीक है, क्योंकि आपको इतना समय नहीं मिला कि वो पीछे के साइड जो फोर्स लगा है ब्रेक के थ्रू, वो फ्रिक्शन के थ्रू आपके पैरों में और फिर आपके बॉडी में पहुंच सके और अपने बॉडी को आप मैनेज कर सकें, ठीक है, इनर्शिया को आप कंट्रोल कर सकें। उतना तेज वो आपका ये नहीं पहुंचा है, फोर्स का जो इंटरप्रिटेशन होता है दिमाग में, ठीक है। उससे क्या होगा आप कि आप उस इनर्शिया को रोक नहीं पाएंगे और आप टकरा जाएंगे आगे की ओर, ठीक है। तो ये चीज़ इसका था, इसका ये एग्जांपल देख चुके। अब इससे क्या होता है ना कि एक रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। आपने सुना होगा कि लग्जरी जो कार्स होते हैं ना, उसमें एयर बैग्स होता है। लग्जरी कार्स या मर्सिडीज़ हो गया या BMW हो गया, अब तो खैर 15 लाख वाले कार में भी एयर बैग आने लग गया है। तो एयर बैग का काम क्या होता है कि जब भी एक्सीडेंट होता है ना, जब भी इस पर झटका लगा, जैसे एक कार है, ठीक है, एक ये अपना कार है, ठीक है, ये चक्का थोड़ा पीछे बन गया, ठीक है, ये कार है, ठीक है। इसके बाद यार टाइम काफ़ी हो चुका है, चलिए सेकंड लॉ से पहले पहले तक हम इसको रख के ख़त्म ही छोड़ देंगे, ठीक है। ये कार है, कार में क्या है कि ये कार इधर की ओर जा रही है, ऑब्वियसली आगे का साइड है, ये एक शीशा है इस कार में, इस कार में एक आदमी बैठा हुआ है जो इसको ड्राइव कर रहा है, एक सीट है यहाँ पे, यहाँ स्टीयरिंग है। तो होता क्या है ना, जब ये अचानक से ब्रेक मारता है ना, तो ह्यूमन बॉडी का टेंडेंसी क्या होगा, मैंने जनरली आप नहीं देखेंगे कि ब्रेक मारा और क्या एयर बैग खुल गया, वो तब खुलता है जब उसको बहुत तेज झटका लगता है। बहुत तेज झटका कब लगता है, मतलब उसका एक सेंसर सेट रहता है कि भाई इतना ब्रेकिंग होगा या इतना टकराएगा तो हमको ये एयर बैग अपने आप खुलना है, ठीक है। तो होता क्या है कि इस गाड़ी पे जब इधर की ओर एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा का फोर्स लगता है, चाहे वो ब्रेक के थ्रू लगे या कहीं जाके वो टकरा जाए, किसी दीवार में जाके अगर कार टकराएगा तो इस कार पर फोर्स जो है पीछे की ओर लगेगा, उस पर हम आएंगे, इम्पल्स की बात है ये, ठीक है। तो ये बेसिकली इस पर फोर्स क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, कार तो रुक जाएगा। तो इस कार को पता चल जाता है कि भैया फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में लग चुका है और हमको ये एयर बैग को खोल देना है। तो उस केस में क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा सडन होगा तो आदमी का सर जो है वो आगे स्टीयरिंग में या फिर इस पर टकरा सकता है, आगे वाले का भी और पीछे वाले का भी। आगे 2 लोग बैठे होते हैं, ठीक है, पीछे 3 लोग बैठे होते हैं। वैसे बिहार में, हमारे बिहार में तो बीच में 5-6 लोग बैठ जाते हैं, ठीक है, और आगे में ड्राइवर के अलावा 3 लोग बैठ जाते हैं तो वो अलग बात है, बट नॉर्मल केसेस की बातें कर रहा हूँ, वो थोड़ा अलग केस है। तो नॉर्मल टेंडेंसी क्या होगा, बहुत तेज़ अगर झटका लगेगा तो सभी आदमी का, जो भी गाड़ी में बैठे होंगे, आगे बैठे हों, पीछे बैठे हों, सब जो ढम से टकराएगा वो, ठीक है।
अब उससे क्या होता है कि सर जो है फूट सकता है, और शरीर का सबसे कमज़ोर हिस्सा सर ही होता है। ठीक है, चाकू गोली पेट वेट में लग जाए, छाती ये लग जाए, आप देखेंगे वो आदमी बच जाता होगा, मोस्टली बच जाता है। ठीक है, अब ऐसा ही एक्यूट होगा तो अलग बात है, बट पैर वैर कट गया, फट गया, तो इतना एक्यूट कुछ नहीं होता है। लेकिन सर अगर फट जाए ना तो वो तुरंत आदमी स्पॉट डेथ होता है। तो शरीर का सबसे कमज़ोर अंग जो है वो सर ही है हमारा। ठीक है, तो उस सर को बचाना सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी होता है। बाकी पैर हाथ टूटे तो उसका वो बोलते हैं ठीक है तुम्हारा पैर हाथ टूट जाए, तुम्हारी जान बचनी चाहिए। तो वो क्या होता है कि जैसे ही इसको कार को पता चलता है कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर फोर्स लग गया जो काफ़ी स्ट्रांग फोर्स है, तो यहाँ पर एक ये होते हैं मतलब बक्से जैसा होता है, उसमें से एयर बैग खुलता है। वो एयर बैग तुरंत से फूल के बाहर आ जाता है। ठीक है, वो इतना तेज़ी से बाहर आता है कि वो जो आदमी टकराएगा उस बोनट से, बोनट बोलते हैं, बोनट नहीं बोलते हैं, डैशबोर्ड बोलते हैं, सॉरी, डैशबोर्ड जो होता है ना, आगे वाला जो स्टीयरिंग के पीछे वाला जो हिस्सा होता है जिसपे स्पीडोमीटर वगैरह होता है और वो खोलने वाला होता है ना, फर्स्ट एड वाला पेपर वाला जो एक डेक टाइप का होता है, उसको डैशबोर्ड बोलते हैं। तो उस डैशबोर्ड पर आदमी टकरा है उससे पहले ही वो खुल जाता है। पीछे भी ऐसा होता है, एक होता है जैसे उसको कार को पता लगा कि बहुत तेज फोर्स आया है अपोजिट डायरेक्शन में, वो गेट खुलता है उसका छोटा सा गेट, और वो बैलून जैसा फूल के आपके सामने में मिल जाएगा, और आप टकराएंगे तो उस बैलून से टकराएंगे। ठीक है, और आपका दिमाग या सर जो है वो फटने से बच जाता है। ठीक है, तो ये मोटा मोटी इसका ये था, सारांश था। सारांश नहीं था, ये तो ज़्यादा ही कहानी हो गया। सारांश तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो सारांश यहाँ लिखा हुआ है, आप ये पढ़ लीजिएगा, आपको अब ये समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट। अब इसमें एक सवाल पूछा गया है कि एक एस्ट्रोनॉट एक्सीडेंटली क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है स्मॉल स्पेसशिप से, एक्सलेटिंग इनटू एन इंटरस्टेलर स्पेस। ठीक है, ये हम बता चुके हैं आपको, ये क्या होता है, इंटरस्टेलर स्पेस क्या होता है। कांस्टेंट रेट 100 मीटर पर सेकंड, इस एक्सलेशन से वो चल रहा था और वो सेपरेट हो जाता। अब ये पूछ रहा है कि उसका क्या होगा, मतलब जो आदमी, मतलब आदमी का क्या नहीं होगा, वो जो फोर्स, जिस फोर्स से वो निकला है बाहर, या जो अभी इंटरस्टेलर जैसे ये है ना अपना ये विमान है, इसी आदमी क्या हो गया, निकल के बाहर आ गया। ठीक है, अब पूछ रहा है कि इसका एक्सलरेशन कितना होगा। ठीक है, तो अब ये जैसे से ये डिटैच हो गया तो इसके पास क्या हो गया, फोर्स इस पर 0 हो गया, फोर्स 0 हो गया तो एक्सलरेशन भी 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ हम बोलने लगा है, आप ये पढ़ के देखिएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा टाइम बच रहा है, अभी 2-3 मिनट बचा है, तो अब इसका डेफिनेशन वगैरह देख लेते हैं, बाकी इसका एक्सप्लेनेशन बाद में देखेंगे। तो ये अपना न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। न्यूटन का क्या है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं, पहले तो इसका डेफिनेशन क्या है। ठीक है, अब ये लोग ऐसा बिहेव किया है ना, जब मैं ये पढ़ रहा था, मैं देख रहा था चैप्टर में क्या क्या लिखा हुआ है, तो जब ये अंडरलाइन वगैरह तभी किया हुआ है, तो मैं देख रहा था कि ये लोग ऐसे बिहेव करते हैं ना, नहीं वो ओल्ड विलेन, मैंने सॉरी कल भी मैं बता रहा था कि वो हीरो की एंट्री 15 मिनट बाद होता है, एकदम ऐसा घुसता है, तो वो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लिख दिया, मैंने मूवी का नाम लिख दिया, हीरो का एंट्री यहाँ हो रहा है, कहाँ गया रे, दूसरे पेज में ये देखिए, यहाँ पे जाके हीरो का एंट्री हो रहा है। हीरोइन कौन है, डेफिनेशन। अभी सेकंड लॉ लिख दिया तो आप डेफिनेशन बता देते हो, अभी 9th तो बच्चा पढ़ के आता ही है कि भाई सेकंड लॉ क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम डेफिनेशन पे चलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ इन विच द फोर्स एक्ट्स। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। चलिए इसको मैं बस इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग कल चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अब इसमें क्या होता है ना कि P इक्वल्स टू एम बी। ठीक, P इक्वल्स टू एम वी, मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। ठीक, दूसरा क्या होता है अपना, अब बोल रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, P2 माइनस P1, मोमेंटम 2 माइनस मोमेंटम 1 अपॉन टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। ठीक है, ये बोलना चाह रहा है, एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा उसी डायरेक्शन में मोमेंटम का चेंज भी होगा। उस पर आएंगे, वो डायरेक्शन वाला चीज़ हम बाद में देखते हैं, पहले ये चीज़ देखिए, जो पहला लाइन लिखा हुआ था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। ठीक है, ये चीज़ बोलना चाह रहा है, इसको समझने में कोई दिक्कत। रेट चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, P2 माइनस P1 चेंज इन मोमेंटम हो गया, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, बाई टी हो जाएगा टाइम के इसमें। ठीक है, अब इसको थोड़ा तोड़िए यहाँ से। ठीक है, चूँकि यहाँ P इक्वल्स टू एम बी है, तो P1 और P2 जो है उसके लिए हम M2 M1 M2 V1 V2 यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू
P1 P2 M1 V1 माइनस M2 V2 मानते हैं M2 V2 माइनस M1 V1, अरे यार M1 V1 अपॉन T। यहाँ से कोई दिक्कत? ठीक है। जनरली क्या होता है कि किसी हम बॉडी के लिए बात कर रहे होते हैं ना, ये एक स्टेटमेंट सही है, लेकिन आप ये समझिए चेंज इन मोमेंटम हम किसके लिए, एक पर्टिकुलर बॉडी के लिए बात करेंगे। ये बॉडी है, यहाँ से यहाँ पहुँच गई, तो मोमेंटम उसी बॉडी का बदलेगा, मतलब कि इसका मास कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, M1 इक्वल्स टू M2 हो जाएगा, क्योंकि जब हम मोमेंटम कंपेयर कर रहे होते हैं या चेंज इन मोमेंटम चेक कर रहे होते हैं, वो पर्टिकुलर बॉडी सेम ही बॉडी के लिए होता है। तो सेम बॉडी के लिए होता है मतलब सेम मास भी होगा। तो फोर्स, चुप तो नहीं गया? ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? इसको अब वो मेरे चेहरे के पीछे चला जाएगा, इसलिए मैं इसको हटा रहा हूँ। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं कि M1 जो है M2 के बराबर है, तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू MV2 माइनस MV1 अपॉन T। अब M कॉमन ले सकते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M इज कॉमन V2 माइनस V1 अपॉन T। ठीक है, अभी V2 माइनस V1 अपॉन T क्या हो जाता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो गया। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपना बाय क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma। ठीक है, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma, अब क्या है कि अब कांस्टेंट लेके हम इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो फोर्स इक्वल्स टू KMA, और जनरली हम इसका k का वैल्यू जो है 1 के बराबर मान लेते हैं, तो F इक्वल्स टू ma हमको मिल जाता है। ठीक है, ये आगे की बात थी, लेकिन चूंकि ये इसलिए में चल रहा था कि जो उसने डेफिनेशन मैंने आपको बताया उस हिसाब से आपको बताना था कि क्या हो गया है। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। किसी भी बॉडी में अगर मोमेंटम का चेंज हो रहा है, तो जितना फोर्स लग रहा होगा उसके अनुपात में चेंज होगा, उसके रेशियो में मोमेंटम भी चेंज होगा। ठीक है, मोमेंटम का वैल्यू क्या है, P इक्वल्स टू mv। अब इसमें दो चीज़ें हैं, P इक्वल्स टू mv में एक मास है और एक वेलोसिटी है। दो फैक्टर्स क्या क्या है अपने, एक मास है और एक वेलोसिटी है। तो मास है अगर, तो मास को हम क्या बोलेंगे, बस 2 मिनट 1 मिनट और लूँगा बस। P इक्वल्स टू mv है। ठीक है, एक मास है एक वेलोसिटी है। ठीक है, अब हम क्या इसमें जब आगे हम पढ़ने बैठेंगे तो हम देखेंगे कि हम ये मास को सेम रख करके वेलोसिटी को वेरिएट कराएंगे, और हम देखेंगे कि मोमेंटम का कैसा क्या बिहेवियर होता है। और दूसरा केस में क्या करेंगे, इसको वेरिएट कराएंगे और इसको सेम रखेंगे। ठीक है, वेरिएट कराएंगे, इसको सेम रख, वेलोसिटी को सेम रखेंगे। ठीक है, उससे हम देखेंगे कि मोमेंटम का कैसे क्या बिहेवियर होता है। ठीक है मित्रों, तो अभी के लिए इतना ही, जल्द ही अगले पार्ट में आते हैं। तब तक के लिए आगे इस लेक्चर को देखिए, थोड़ा लाइक सब्सक्राइब कीजिए, फीडबैक दीजिए, सर ये अच्छा नहीं लग रहा है, इधर सर समझ नहीं आया, कुछ तो बोलिए। ठीक, चलिए, थैंक यू। प्लीज़ शेयर कर दें इसको, और वीडियो अपडेट्स के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, चलिए, टाटा।